बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यह है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंसूर अहमद। आज आपके इस कोर्स का लेक्चर नंबर है 25वां। तो हस्बे मामूल हम देखते हैं जी कि हमारी पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हम क्या कुछ हमने पढ़ा। तो हम असल में शुरू कर चुके हैं सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, हमें क्या चीज़ है या क्यों ऐसा पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। तो मोटिवेशन दी उसके लिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है, सिस्टम का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं हमारे पास। तो अगर एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं तो उसको में क्या करते हैं हम कि सिस्टमैटिक तरीके से या एक डिपेंडेंट वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, और हम बल्कि सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं और एक को रिटेन करते हैं। उस रिटेन किए हुए डिपेंडेंट वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, या वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है विद सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर इसी तरह उस प्रोसेस में करते हैं कि किसी दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल को रिटेन करते हैं, बाकी सबको एलिमिनेट कर देते हैं। और ये प्रोसेस इस तरह चलता रहता है, बारी बारी हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते जाते हैं, एक को रिटेन करते जाते हैं, अनटिल कि हम सारे सबके सबको सॉल्व कर लें। तो हमने एलिमिनेशन मेथड जो है उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है उनको डिस्कस किया, फिर हमने चंद प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और फिर आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉब्लम्स दिए। उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस की होगी और आपको ये जो मेथड है या ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। ताहम एक चीज़ उसमें थी कि जो हम जो रिलेशन निकालते हैं बिटवीन दी कॉन्स्टेंट्स, वो थोड़ा सा टफ था। इतना भी टफ नहीं है, तो उम्मीद है जो लास्ट में मैं प्रॉब्लम कर रहा था आपने उसको मुकम्मल किया होगा। अगर उसमें कोई छोटी मोटी वो भी जो भी कमियां भी थी उसको आपने मुकम्मल कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गई। अच्छा, ये तरतीब कुछ भी हो सकती है उन वेरिएबल्स की, इसलिए उसमें फिक्र की ज़रूरत नहीं होती। तो जनाब, हम आज के लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं ये देखते हैं। हमारा आज का लेक्चर भी सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ही पे है। ये पिछला कंटिन्यूड है सिलसिला। ताहम आज हम एक नए मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और वो मेथड क्या है? वो मेथड है जनाब सॉल्यूशन बाय ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। कि हम डिटर्मिनेंट्स, ये जनाब लिखेंगे सॉल्यूशन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ओके, हम कहते हैं जी कि अगर हमारे पास यूं हो, इफ L1, L2, L3 एंड L4 डिनोट द लीनियर ऑपरेटर्स, यानी अब वो D की जगह ना, जो पिछले लेक्चर में हमने नोटेशन यूज की थी डिफरेंशियल ऑपरेटर के लिए D, यहां वो नोटेशन यूज कर रहे हैं L1, L2 एंड L3 एंड L4 with constant coefficients, then a system of linear differential equations in two variables x and y can be written as। तो फिर हम d की बजाय अब क्या आ गया, L1, L2, इस तरह से दो वेरिएबल्स में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को यूं लिख सकते हैं। अच्छा, अब बेसिक थीम वही है कि हम अगर एलिमिनेट करें, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, किसको, y को एलिमिनेट करना चाहें तो क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन है उसको L3 से और जो सेकंड इक्वेशन है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। टू एलिमिनेट y वी ऑपरेट ऑन फर्स्ट इक्वेशन विद L4। हाँ ठीक है, y को एलिमिनेट करें ना तो इसमें L4 से और इसको L2 से, एंड द सेकंड इक्वेशन विद L2 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। तो हम जब ये काम करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी L1,
L4 माइनस L2 L3 इंटू एक्स L4 G1 माइनस L2 G2। ठीक हो गया जी। अब सिमिलरली ऑपरेटिंग ऑन द फर्स्ट इक्वेशन विद L3 and the second equation with L1 and then subtracting we obtained। अब ये क्या किया, हम x को अब इस स्टेप में क्या कर रहे हैं, x को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये बन गया जी L1 L4 माइनस L2 L3 y L1 G2 माइनस L3 G1। ठीक हो गया। अब देखिए तो ये जो होता है ना L1 इंटू L4 माइनस L2 L3, इसको मैं यूं लिख सकता हूं L1 L2 L3 L1 L2 और L3 L4। तो अगर डिटर्मिनेंट की मदद से इसे खोलें तो वापस यही टर्म है। ठीक है। इसी तरह L4 इंटू G1 माइनस L2 इंटू G2 कैन बी रिटन एज G1 L2 G2 L1। ठीक हो गया। इसी तरह L1 G2 माइनस L3 G1, इसको यूं लिख सकते हैं। गोया ये जो ये डिफरेंस ऑफ टर्म्स था, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। Hence, the given system of differential equations can be decoupled into nth order differential equations. These equations use determinants similar to those used in the Cramer's rule। अब याद रखना ये जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका बेसिक थीम बेसिकली क्रैमर्स रूल से है। उम्मीद है आप क्रैमर्स रूल्स आपने अपने लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में अच्छी तरह पढ़ा होगा और आपको पता है उसमें क्या होता है। तो इसका मतलब है ये कह रहा है कि हम अब वो जो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डीकपल कर दिया। वो पहले कपल्ड था, ये कैसे देखें कि जो ये डिटर्मिनेंट है पहला, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स है। क्रैमर्स रूल में क्या करते हो, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स होता है, ऊपर वो जो राइट साइड पे कॉलम होता है और फिर एक आगे बाकी कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट होते हैं। ठीक है। तो उसके मुताबिक ये देखें, ये कोफिशिएंट्स का ऑपरेटर जो है, कोफिशिएंट ऑपरेटर्स हैं इनटू x, और राइट साइड पे क्या है, इस कोफिशिएंट ऑपरेटर वाली की जगह पहला जो कॉलम है इसकी जगह क्या है, G1 G2 जो राइट साइड पे आपके कॉलम है ना, L2 L4, और इसी तरह L1 यानी ये जो लेफ्ट साइड पे फिर उसी तरह ये कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट है इंटू y इंटू L1 L3 G1 G3 G2। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो G1 G2 है दूसरे कॉलम की जगह रिप्लेस किया, पहली वाली में x वाली में किसकी जगह करेंगे रिप्लेस, पहले वाले कॉलम की जगह। किसको, इसके पहले वाले कॉलम की जगह, ये जो हमारे पास सही है जी। The uncoupled differential equations can be solved in the usual manner। अब ये uncoupled हो गया, uncoupled क्यों, कि ये x की फॉर्म में आ गई, ये y की फॉर्म में आ गई, इसलिए इसे uncoupled कह रहे हैं। ठीक। Important remarks। अब देखिए कहते हैं the determinant on the left hand side in each of these equations can be expanded in the usual algebraic sense, कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं बस। ठीक है, कि यूजुअल अलजेब्रिक सेंस होगा, ऑपरेटर है ना, जैसे डी, और इधर फॉर एग्जांपल यूं है, इधर आ जाता है डी, इधर आ जाता है चलिए D-1, और ये D है, ये 1 है सपोज, तो इसको ये बल्कि D+1 कर लें, तो ये इस तरह के ऑपरेटर होंगे इस पे ना, तो इनको इससे जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑपरेट कर लीजिए। ताहम ये कहता है कि दिस मीन्स दैट द सिंबल डी अकरिंग इन Li इज टू बी ट्रीटेड एज एन अलजेब्राइक क्वांटिटी। इसका मतलब इसमें जो डी हैं अपीयर होंगे, उन्हें एज अलजेब्राइक क्वांटिटी आप यूज करेंगे या उसको करेंगे, ट्रीट करेंगे। The result of this expansion is a differential operator of order n। कि इसका रिजल्ट का क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर आएगा जो लेफ्ट साइड पे हमारी डिटर्मिनेंट होगी, हमेशा ऑपरेटर होगा। ओके, अच्छा
अच्छा, द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेंशन इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ ऑर्डर n विच इज एन ऑपरेटर ऑन x एंड y। और ये किस पे अप्लाई हो रहेगा? x या y पे। जिस तरह पिछले वाले में डीकपल होकर सिस्टम जो है ये x पे अप्लाई हो रहा है, देखिए, ये देखिए, ये x पे अप्लाई हो रहा है और यहां y पे अप्लाई हो रहा है। अच्छा, इसी तरह however some care should be exercised in the expansion of determinant on the right hand side। जो राइट साइड पे डिटर्मिनेंट है उसमें कुछ केयर की जरूरत होगी। ठीक है जी, वो क्या केयर होगी? उसका तरीका ये जी, वी मस्ट एक्सपेंड दीज डिटर्मिनेंट्स इन द सेंस ऑफ द इंटरनल डिफरेंशियल ऑपरेटर्स actually operating on the functions g1, g2. Therefore, the symbol d occurring in the Li is treated as an algebraic quantity। देखिए, उसको तो algebraic quantity के तौर पे यूज करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, g1, g2 की जगह एक जगह आ जाता है e रेज पर t, दूसरे में सपोज चलिए t है खाली, ये g1 है सपोज, एंड दिस इज g2, और इधर ऑपरेटर है जी d, और इधर है चलिए d+1 सपोज। ये हमारे पास है जी et और t। तो अब यहां और उस सूरत में, ये जो मैंने आपके सामने लिखी सूरत, इसमें फर्क है। अब जब ये करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो ये होगा d ऑफ t ऑपरेट होगा माइनस d ऑफ d+1 ऑफ e रेज़ पर t। तो d ऑफ t का मतलब क्या है? इसका डेरिवेटिव लेंगे t का विद रिस्पेक्ट टू t 1 टाइम्स। ठीक है, तो वो क्या होगा 1, और इसका क्या मतलब है d ऑफ e रेज़ पर t, यानी इसका डेरिवेटिव माइनस d ऑफ सॉरी 1 होगा, 1 ऑफ e रेज़ पर t। तो इसका डेरिवेटिव ले लीजिए और 1 तो इसी तरह लिखा रहेगा। तो यहां क्या करना है, जब राइट साइड को आप एक्सपेंड कर रहे होंगे तो उस वक्त आपने क्या करना है, उनके डेरिवेटिव्स लेंगे, ऑपरेट करेंगे जहां जहां जरूरत होगी। जहां दोनों ऑपरेटर होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिस तरह से हम अलजेब्रिक क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम मेथड पे बात कर रहे हैं कि ये जो मेथड यूज किया जा रहा है डिटर्मिनेंट्स वाला, इसको किस तरह से हम यूज करेंगे या किस तरह से हम इसकी मदद से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ 2/2 का एक सिस्टम लिया जा रहा है। दो इक्वेशंस हैं, इसमें L1, L2 और L3 एंड L4 आर दी डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। G1, G2 फंक्शंस ऑफ t हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है? पहली बात तो ये कि वो जैसे पिछले में, सबसे पहला काम ये है कि आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सिस्टम को, जैसे हम के प्रीवियस लेक्चर में ये बात सीख चुके हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम 3 डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। क्या? पहला डिटर्मिनेंट, ये जो कोफिशिएंट्स होंगे ना जी, या ऑपरेटर्स होंगे ये और ये, इनका डिटर्मिनेंट बनाइए। फिर ये दूसरा डिटर्मिनेंट ये होगा कि आप ये जो फंक्शंस हैं G1, G2, इनको इसके पहले कॉलम में रख लीजिए, यहां पे। ठीक है, फिर तीसरा डिटर्मिनेंट इसमें ये बनेगा कि अब आप जो ये कॉलम तो उसी तरह रिटेन करेंगे, और दूसरे कॉलम यानी इसकी जगह, दूसरे कॉलम की जगह, ये पहला कॉलम ये दूसरा, इसकी जगह G1, G2 को लिख लेंगे, और ये 3 डिटर्मिनेंट्स बन गए। इसके बाद इसका मतलब है सिस्टम को डीकपल कर देंगे आप। कैसे होगा? ये जो पहला डिटर्मिनेंट इनटू x इनटू जो दूसरा डिटर्मिनेंट बनाया, फिर y, पहला डिटर्मिनेंट इनटू y, और ये जो तीसरा बनाया, तो सिस्टम डीकपल हो गया। ठीक होगी जी बात। अब इस डीकपल सिस्टम को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे यानी डिटर्मिनेंट्स को ओपन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो वी विल बी हैविंग सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो x के साथ जहां मल्टीपल, वहां अननोन x होगा, और जहां y के साथ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे अननोन क्या होगा, y होगा। तो हमें इस तरह 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी, एक में डिपेंडेंट वेरिएबल x है और एक में डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो वहां से x और y की वैल्यूज हम निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, तो उस सूरत में क्या होगा कि हमें xp और yp भी निकालना होगा।
इस तरह फाइनल सोल्यूशन हमारे पास ये होगा, x = xc + x = ये आप जानते हैं। इसी तरह जी 7 स्टेप में रिड्यूस द नंबर ऑफ कांस्टेंट्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन वन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया कि हम फिर क्या करते हैं, दोनों x और y को किसी एक इक्वेशन में पुट करके तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनके दरमियान आपस में रिलेशन डेवलप कर लेते हैं। वो रिलेशन आप किसी एक इक्वेशन में पुट करके तो सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द डिटर्मिनेंट फाउंड इन स्टेप 2 इज 0, जो पहला डिटर्मिनेंट है, जो कोफिशिएंट्स हैं वो अगर 0 हो, then the system may have a solution containing any number of independent constants or the system may have no solution at all। फिर इसका मतलब सोल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिमिलर रिमार्क hold for the system of larger than the system indicated in the previous discussion। यानी अगर 2 से बड़ा सिस्टम भी हो तो उसमें भी यही जो है रिमार्क वैलिड है या यही बात वैलिड है जो हमने पिछले उसमें डिस्कस किया। तो ये चंद स्टेप्स थे जिनके थ्रू हमें गुजर के या जिनके से गो थ्रू होके तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट मेथड सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम जनाब क्या कर रहे हैं, पहली एग्जांपल देखते हैं जी। इस पहली एग्जांपल में आप देखिए तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, 2 इक्वेशंस हैं। क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है जी, एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल x है और एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां हमारे पास आ जाएगा 2d - 5 × x प्लस dy = e⁻t। इसी तरह इसको लिखेंगे d - 1 × x प्लस dy = 5 e⁻t। ये हमारे पास ऑपरेटर फॉर्म में सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया है। हम अब पहली 3 डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। देखिए जरा, तो पहली जो डिटर्मिनेंट होगी उसका ये पहला कॉलम पहला एलिमेंट होगा, दिस वुड बी द सेकंड रो वाइज, दिस वुड बी द थर्ड एंड दिस वुड बी द फोर्थ एलिमेंट। आप देख सकते हैं, ये देखें 2d - 5d, d - 1d। इसी तरह अब राइट साइड पे हमारे पास क्या है, ये g1 हमारा है था, असल में ये कॉलम बनता है e⁻t 5 e⁻t, ये कॉलम बनता है। देख सकते हैं, दोबारा हम देखें, ये e⁻t और 5 e⁻t। अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आती है वो क्या है, अगली दूसरी जो डिटर्मिनेंट बनती है उसमें इस कॉलम की जगह हम क्या करते हैं, इस कॉलम को रिप्लेस करते हैं और ये उसी तरह आ जाता है dd। इसी तरह इससे अगली डिटर्मिनेंट में ये कॉलम सेम रहेगा, इसकी जगह अब हम क्या रिप्लेस करेंगे, ये वाला कॉलम जो राइट साइड पे है। ये बिल्कुल क्रैमर्स रूल है, असल में 100% वही उसी तरह से वर्किंग है इसकी। जनाब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इस पहली डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे और इसका नॉन जीरो होना जरूरी है। अगर ये जीरो होगी तो आप इसका मतलब सोल्यूशन इस मेथड से नहीं फाइंड कर सकेंगे, किसी और मेथड से हो सकता है उसको सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जरा वो कर लीजिए, डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा 2d - 5 × d, दिस इज माइनस, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा d × d -1। ये जनाब 2d² - 5d हो गया और ये -d² प्लस d हो गया, तो ये हमारे पास आ गया d² - 4d विच इज नॉन जीरो। इसका मतलब है हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। Therefore we can write the decoupled system, इस तरह से लिख सकते हैं जी, ये हमारी पहली डिटर्मिनेंट और ये दूसरी
ये x को डीकपल कर देगी, और फिर पहली डिटर्मिनेंट और ये राइट साइड y साथ y से मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ राइट साइड पे हमारे पास तीसरी डिटर्मिनेंट आ गई जी। अब जनाब हम इनको एक्सपेंड करते हैं। इसको जब एक्सपेंड किया ये तो हम देख चुके कि डी स्क्वायर माइनस 4d है। राइट साइड को जब एक्सपेंड किया तो हमारे पास क्या आया जी, ये हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखते हैं। चलें थोड़ा सा मैं आपके लिए कर देता हूं, 2d माइनस 5 इंटू ई रेज टू पावर टी, और ये क्या होगा, रादर 5 ई रेज टू पावर टी, है ना, चूंकि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर टी। ठीक है, अब जनाब हम इसको जब इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, बल्कि ये करते हैं जी कि ई रेस्ट पर टी वाली टर्में अलग कर ली। ठीक है, चलिए ये कर लेते हैं, ये बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करें ना इसको, 2d इंटू 5 ई रेस्ट पर टी, और इसके साथ जब करेंगे तो माइनस 25 ई रेस्ट पर टी, इसको इससे करेंगे तो माइनस डी ई रेस्ट पर टी प्लस ई रेस्ट पर टी। ओके, इसका डेरिवेटिव लेना है असल में ना, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी 10, मैं इधर लिख लेता हूँ, चलिए नीचे लिख लेते हैं ताकि ये जरा, मैं चाह रहा हूँ ये वेरीफाई हो जाए जो हमने राइट साइड पे जो कुछ लिखा हो। तो ये बन जाएगा 10 ई रेज टू पावर टी माइनस 25 ई रेज टू पावर टी, और माइनस ई रेज टू पावर टी, और ये प्लस ई रेज टू पावर टी। ये तो इससे कैंसिल हो गया जी। तो अब आप गौर से देखिए, तो 10 माइनस 25 कितना हो गया, माइनस 15 ई रेज टू पावर टी। ये दूसरी वाली में कर रहा था, ठीक है जी। तो ये देखें माइनस ई रेज 15 ई रेज, ये ठीक आ गया। इसी तरह ये पहली वाली करेंगे तो ये आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आएगी कि इस तरह हम इसको ऑपरेट करेंगे। थोड़ी देर पहले भी मैंने इस बारे में आपको बताया कि किस तरह ऑपरेट करते हैं, और भी सिलसिला। सो वी फाइंड द कंप्लीमेंट्री फंक्शन फॉर द टू इक्वेशंस। चूंकि एक ही दोनों का वो था, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन इसका मतलब दोनों का सेम आएगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है जी, आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4d, ताजा ये आ जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, देखिए ना, इसको यूं लिख सकते हैं, m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 4। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका मतलब इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए हैं जी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स सी आ गया c1 प्लस c2 ई रेज पर 4t, और इसी तरह वाई सी इज इक्वल टू c3 प्लस c4 ई रेज पर 4t। ठीक हो गया जी, ये तो हमारा सोल्यूशन आ गया। अब चूंकि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आई हैं, तो लिहाजा इसके वाई सी बी एक्स पी और वाई पी भी फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं कि हमारे पास देखें g1 x है माइनस 4 ई रेज टू पावर टी, और g2 x जो है माइनस 15 ई रेज टू पावर टी है। असल में ना ये देखें, ये बेसिकली अब इक्वेशन है हमारे पास, ये वाले इनके, इसमें ये देखें, ये g2 होगा, ये g1 है। ठीक है जी, ओके जनाब। इसका yp क्या xp क्या होगा, ये x के करस्पॉन्डिंग है और ये y के करस्पॉन्डिंग है। तो xp e रेज पर t और yp भी उसी शक्ल का होगा। तो dxp at d2 xp at स्क्वायर और dyp और फिर d2 yp। अच्छा हाँ जी, पिछले लेक्चर में मैंने ना इस तरह से नोटेशन लिखी थी, आप ये लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये लिखें ये d और xp डैश के लिए क्या लिख सकते हैं, dxp भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक होगी बात, ओके। तो यहाँ dp yp आ गया b e रेज पर t, और d2 yp भी b e रेज, क्योंकि e रेज पर t का डेरिवेटिव वही होता है, लिहाजा
ये वही चलती जाएंगी इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें। ये है हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन कौन सी है जी, ये इसमें पुट कर लीजिए, इधर ये आ जाएगा। तो हमारे पास जनाब आ गया ये ए ई टी माइनस 4 माइनस 4, और इसी तरह यहां से जब हम इक्वेट करते हैं ना एक जैसी टर्म में, तो यहां से हमें देखें -3 ए की वैल्यू स्ट्रेट वे क्या आ गई 4/3 और बी की वैल्यू आ जाएगी -+5 रादर। ये देखें ए की वैल्यू 4/3 और बी की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब है एक्स पी जो है 4/3 ई रेज पर टी, वाई पी जो है 5 ई रेज टू पावर टी हो गया जी। ठीक है जनाब। हेंस द जनरल सॉल्यूशंस फॉर द टू डिकपल्ड इक्वेशंस ये हो गए जी, x इज इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी इज इक्वल टू C1 C2 e raised पर 4t प्लस 4/3 e raised पर t, y is equal to yc plus yp is equal to C3 plus C4 e raised पर 4t plus 5 e raised पर t। ठीक हो गया जी। तो अब वही इशू है फिर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब ये सॉल्यूशन किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। तो जब पुट करते हैं ना जी दोनों को, तो हमारे पास ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग दिस सॉल्यूशंस फॉर x एंड y इनटू द सेकंड इक्वेशन ऑफ द गिवन सिस्टम वी ऑब्टेन दिस। यहां से अब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देख सकते हैं कि ये 0 होगी अगर ये C1 0 हो जाए C और ये टर्म 0 हो जाए, तो इसका मतलब C1 0 है और ये हेंस द जनरल सॉल्यूशन। अब उसमें स्ट्रेट वे C1 0 खत्म वो टर्म, तो इसका मतलब है एक्स टी में C2 e रेज़ पर 4t प्लस 4/t, ये तो वो आ गया सोल्यूशन x का। और इसी तरह अब इसके अंदर जो C4 अपीयर हुआ है उसको यूं लिखते हैं C3 माइनस 3/4 C2 e रेज़ पर 4t और 5 e रेज़ पर t, ये हमारे पास सोल्यूशन है जी। अब कहते हैं इफ वी रीनोट द कांस्टेंट C2 एंड C3 एंड एज C1 एंड C2, कैन ये रीनोटेट, दोबारा हम अगर इनको इस तरह से C2 और C3 को C1 C की शक्ल में लिखें ना, तो फिर कहते हैं हम इस सोल्यूशन को यूं भी लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट्स हैं, इनको नाम ही चेंज किए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नाम इनके चेंज कर सकते हैं। और इस चीज से आप अच्छी तरह आगाह हैं कि ये कैसे होता है, इस बारे में पहले भी बात हो चुकी कई दफा। जनाब अब हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को मैं आपके लिए खुद सॉल्व करता हूं और बड़ी डिटेल में सॉल्व कर दूंगा ताकि बात को अच्छी तरह समझ सकें आप। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं जी कि इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं। तो ऑपरेटर फॉर्म जी of the given system, ऑपरेटर फॉर्म क्या बनेगी जी, इसकी जगह हम लिखेंगे d इज इक्वल टू 3x माइनस y माइनस 1, और इसकी जगह लिखेंगे d इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 4 e रेज़ पर t। दिस इंप्लाइज, यहां से मैं लिख सकता हूं ये dx होगा एंड दिस वुड बी dy, ठीक है ना, चूंकि ये y का डेरिवेटिव है तो इसे dx लिखेंगे dy लिखेंगे। ओके, दिस इज d माइनस 3 इंटू एक्स एंड प्लस y इज इक्वल टू -1। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। यहां क्या आएगा x फिर प्लस d minus 1 into y and this would be 4 e raised to t। ऑपरेटर फॉर्म आ गई है जी। अब हम क्या करते हैं, इसकी डिटर्मिनेंट्स देखते हैं। सो वी कंस्ट्रक्ट, वी हैव 3 डिटर्मिनेंट्स।
क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं जी? पहली बताया था कोफिशिएंट्स होते हैं, तो ये होगा d माइनस 3 1 और 1 d माइनस 1। दूसरी डिटर्मिनेंट क्या होगी? हमारे पास ये कॉलम है वो G1 और G2 वाला, तो पहले इसकी जगह हमें ये रिप्लेस करना होगा -1 4 e raised to power t, और ये कॉलम इसी तरह 1 d माइनस 1। तीसरी डिटर्मिनेंट क्या होगी जी? उसके लिए क्या करना होगा? अब ये जो कॉलम है इसको सेकंड रख देंगे d माइनस 1, और ये आ जाएगा -1 4 e raised to power t। ठीक है जी, हमने 3 डिटर्मिनेंट्स बना ली। ठीक है, हमने क्या करते हैं, ये जो कॉलम है इसी में पहले इसकी जगह रिप्लेस करते हैं x के लिए, और y के लिए इसकी जगह रिप्लेस करते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या होता है जी? हम ये चेक करते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट हमने बनाई, पहली डिटर्मिनेंट वो थी d माइनस 3 1 और 1 d माइनस 3 1 और 1 d माइनस 1। जरा कंफर्म कर लें। ओके, बिल्कुल ठीक। अब हम क्या करते हैं जी, इसको ओपन कर लेते हैं, तो क्या आएगा? d माइनस 3 इंटू d माइनस 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू d स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? -4d प्लस 3 माइनस 1, so this would be d square minus 4d plus 2। ये मल्टीप्लाई करने का यकीनन आपको पता होगा, ये असल में इस तरह जब हो ना नंबर्स, तो पहले इनका स्क्वायर फिर इन दोनों का सम कर लेते हैं, -4 होगा उसके साथ d लगा देते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस और इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 होगा, लिहाजा वो तीसरी टर्म होगी माइनस तो 1 पहले से, ये टर्म है हमारे पास। ये आ गया जी, दिस इज नॉन जीरो, ये जीरो तो नहीं है ना, इसका मतलब ये हुआ कि नाउ वी कैन डीकपल द सिस्टम। डीकपल करेंगे तो क्या होगा जी? d माइनस 3 1 1 d माइनस 1 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू, राइट साइड पे हमारे पास x के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली डिटर्मिनेंट दूसरी होगी, तो ये है -1 4 e रेज़्ड टू पावर t, और इधर ये कॉलम d माइनस 1, और y के लिए क्या होगा? d माइनस 3 1 1 d माइनस 1 इंटू वाई, और इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास d माइनस 3 1 1 d माइनस 1 4 e रेज़्ड टू पावर t। जनाब, हमने डीकपल्ड सिस्टम हासिल कर लिए। अब हम यहां से डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे बनेगी? इसको आप ओपन कर लीजिए, तो हम इसको तो ओपन कर चुके, इसकी क्या आती है जी वैल्यू? d स्क्वायर माइनस 4 लेफ्ट साइड को ना इंटू एक्स, और राइट साइड पे क्या आता है इसको देख लेते हैं। ये आता है जी d माइनस 1 इंटू माइनस 1, और यहां क्या आता है जी? -4 e रेज़्ड टू पावर t। तो ये हमारे पास डीकपल्ड सिस्टम फॉर x ये बनता है। ओके, ये जब इससे ऑपरेट होगा ना, तो d जब ऑपरेट होगा तो -1 का डेरिवेटिव क्या होगा? या चलें एक स्टेप लिख लेते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये ऑपरेटर है यहाँ, और ये क्या होगा? +1, दिस इज -4 e रेज़्ड टू पावर t। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा, ये आ गया 1 -4 e रेज़्ड टू पावर t। तो ये हमारे पास जनाब डीकपल्ड सिस्टम में x के लिए इक्वेशन आ गई, यहाँ x भी लिखेंगे और ये x आ गया हमारे पास। सिमिलरली अब हम इसके लिए ओपन करते हैं, तो लेफ्ट साइड तो फिर हमें क्लियर है,
दैट इज डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू, इसको जरा ऑपरेट कीजिए तो d माइनस 3 इंटू 4 ई रेज टू पावर t, ठीक है, और माइनस चुके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस 1 आ जाएगा। ओके, इसको मैं अगर इससे कर लूं तो क्या होगा, d 4 ई रेज पर t माइनस 3 इंटू 4 ई रेज पर t प्लस 1, तो ये बन जाता है हमारे पास। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 ई रेज पर t होगा माइनस 12 ई रेज टू पावर t हो जाएगा, एंड दिस इज प्लस 1। सो फाइनल फॉर्म ऑफ दिस final form of this equation is d square minus 4d plus 2 into y, this is equal to क्या होगा जी, ये देखें ये हो जाएगा 1 माइनस 8 ई रेज पर टी। ओके जी, तो इसे लिखने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो है ना, यहाँ देखें एक छोटी सी हमारे से, ये असल में यहाँ माइनस होगा, ये चूंकि जब इधर आया था ना तो माइनस ये मिस हो गया था हमसे, ये माइनस हो जाएगा, थोड़ी सी चेंज है, इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ से बाकी सेम रहेगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और ये असल में ना प्लस होगा, तो ये दिस वुड बी 4, ठीक है जी। इसका मतलब है बाकी तो उसी तरह चलता रहेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस और ये भी माइनस होगा, ठीक है जी। बस अब बाकी तो इसका मतलब जो हमारी पास फाइनल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस है वो ये होगी। एक हमारी इक्वेशन बन जाएगी जनाब, इधर से देख लेते हैं, x वाली जो है दैट वुड बी डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू एक्स, और राइट साइड पे क्या होगा, राइट साइड पे हमारे पास है 1 माइनस 4 ई रेज पर टी, 1 माइनस 4 ई रेज पर टी, और दूसरी इक्वेशन होगी जी डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 8 ई रेज पर टी। ठीक हो गया जी। तो अब हम जनाब इसको बारी बारी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हमारे पास ये पहले x वाली को चले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा जी, पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं, बल्कि होमोजीनियस पार्ट पहले सॉल्व करेंगे ना, होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये होगी जी डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हुई जनाब, ऑक्सिलरी इक्वेशन वुड बी इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4m rather plus 4 is equal to 0. तो this implies this is m minus 2 whole square, this is equal to 0। सही है ना, m minus 2 का होल स्क्वायर ही बनेगा, तो ये बन जाएगा m minus 2 is equal to 0 and m minus 2 is equal to 0। सो रिपीटेड रूट्स आ गए जी, m is equal to 2, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, this would be xc is equal to, this would be c1 e raised to power minus 2t प्लस c2, क्या करते हैं रिपीटेड रूट में, एक t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, e रेज पर माइनस 2t। सिमिलरली yc वुड बी इक्वल टू c3 e रेज पर माइनस 2t प्लस c4 t e रेज पर 2t। ठीक हो गया जनाब। अब हम क्या करते हैं, xc और xp रादर, xp जो है एज्यूम कर लीजिए। तो देखें हमारे पास राइट साइड पे इसमें क्या है 1 माइनस टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी ई रेज टू पावर टी, बल्कि रादर a प्लस होता है ये e रेज पर टी। और इसी तरह हम जो है
वाई पी भी एज्यूम कर सकते हैं। वो क्या होगा, वाई पी वुड बी इक्वल टू, आप कोई नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं, सी प्लस डी ई रेस्ट पावर टी। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी एक्स पी क्या होगा, बी रेस्ट पर टी। डी टू एक्स पी क्या होगा, बी ई रेस्ट पर टी। डी वाई पी क्या होगा, दिस वुड बी डी ई रेस्ट पर टी। और डी टू वाई पी क्या होगा, दिस वुड बी डी ई रेस्ट, क्योंकि ई रेस्ट पर टी का डेरिवेटिव यही होता है। ये अब हम इन दोनों इक्वेशंस में बारी बारी पुट करेंगे, तो देखते हैं हमें ए बी और सी डी की वैल्यूज क्या मिलती हैं। तो जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा बी टी बी ई रेज्ड टू पावर टी, फिर आएगा -4b ई रेज्ड टू पावर टी प्लस 4a, फिर क्या आएगा जी, प्लस 4b ई रेज्ड टू पावर टी। दिस वुड बी इक्वल टू 1 माइनस 4 ई, ये x के लिए होगा जी ऐसा। और फिर इसी तरह d ई रेज्ड टू पावर टी माइनस 4 डी ई रेज्ड पर टी प्लस 4c प्लस 4b की बजाय डी होगा ई रेज्ड पर टी। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 8 ई रेज्ड पर टी। अब जनाब इसमें से हम जो है ई रेज्ड पर टी वाली टर्म इकट्ठी कर लेंगे। तो ये देखें, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गई, चलें जबरदस्त। ठीक है, तो यहां से स्ट्रेट वे देखें तो b की वैल्यू -4 आ जाती है और a की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/4। इसी तरह ये देखें, यहां भी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और d की वैल्यू हमारे पास आ जाती है वो -8, और क्योंकि ई रेज पर कोफिशिएंट है, और c की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि xc और xp जो हैं वो हमारे क्या बन गए, वो हमारे बन गए जनाब xc, बल्कि सोल्यूशन लिख चले xp लिख लेते हैं, वो हमारे पास आ गया जी 1/4 माइनस 4 ई रेज टू पावर टी, और yp इज इक्वल टू 1/4 माइनस 8 ई रेज पर टी। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास सोल्यूशन क्या हुआ, x इज इक्वल टू, ये देख सकते हैं ये हमारे पास था xc, इसमें ऐड कर दीजिए xp, और ये हमारे पास yc था, तो ये c1 ई रेज पर -2t प्लस t, c2 रादर c2t ई रेज पर -2t। ठीक है जी, ये प्लस जरा सही कर दें। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये आ चुका ना xp प्लस 1/4 माइनस 4 ई रेज पर टी, और इसी तरह y हमारे पास क्या हुआ जी, ये आ जाएगा c3 ई रेज पर -2t प्लस c4 ई रेज टू पावर t इंटू ई रेज पर -2t प्लस 1/4 माइनस 8 ई रेज टू पावर। हाँ जी, एक चीज यहां मैं जरा मेंशन कर दूं, देखें यहां हमने d यूज किया है कांस्टेंट के तौर पे, ये वो d और ये दोनों डिफरेंट हैं। तो वैसे बेहतर तो ये है क्योंकि और नाम दे लें। जब हमने ये एज्यूम किए ना सोल्यूशन, ये वाले सोल्यूशन एज्यूम किए, ये तो a b दिया ना, और c, और मैंने यहाँ d, अब इससे कंफ्यूज हो सकता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं है, ये d अलग कांस्टेंट है, कोई वो ऑपरेटर है। तो इससे बचने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, इस d की जगह e रख लें या
एफ रख लें या कोई और कांस्टेंट इसका नाम दे लें, ये कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें यानी बताने का मकसद ये है कि कंफ्यूज नहीं होना, ये डी जो है ये कांस्टेंट के तौर पे यूज हुआ है यहाँ। ओके जी, अब हमारे पास सोल्यूशन आ चुका है एक्स और वाई का। अब हम क्या करते हैं जी, ये सोल्यूशन सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी एक इक्वेशन में और वहां से C1, C2 और C3, C4 के दरमियान रिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि अगर मैं सोल्यूशन ये सब्स्टिट्यूट कर लूं तो क्या आता है। सोल्यूशन है मेरे पास, चलिए पहले मैं चूज करता हूं कि इक्वेशन कौन सी सिलेक्ट करते हैं हम। इक्वेशन जनाब हम कौन सी, जरा सिंपल वाली को सिलेक्ट किया करते हैं, मेरा ख्याल है पहली ठीक है ना। तो पहली वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, उसमें हमारे पास है एक्स डैश। तो हम देख लेते हैं कि वो इक्वेशन क्या है। तो देखते हैं जो सिंपल वाली इक्वेशन होती है ना, उसमें ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हमारे पास वो इक्वेशन है जी एक्स डैश इज इक्वल टू 3, बल्कि इसे लिखते हैं d माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, उस फॉर्म में लिख लेते हैं। हम दोनों सॉल्यूशन जो हैं x और y जो हमारे पास आ चुके, इन दोनों को हम किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि जो हमारे पास x और y की वैल्यूज आई हैं, इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पहली इक्वेशन में। तो जब हम वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्म आएगी, उसको मैं लिख देता हूं आपके लिए। दिस इज C3 माइनस C1 प्लस C4 इंटू e रेज़ टू पावर 2t प्लस C4 माइनस C2 इंटू e रेज़ टू पावर t e रेज़ पर 2t। ठीक है जी। तो इसके बाद दिस इज इक्वल टू 0। क्या किया कि हमने ये जो दो सॉल्यूशंस थे, ये x और y, हमने जो ओरिजिनल हमें इक्वेशन दी थी, जो अभी हमने देखी भी, उसमें सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है जी। तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्म आ गई इसकी। अब ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी? ये तब सेटिस्फाई होगी अगर ये भी 0 हो, C3 माइनस C1 प्लस C4 इज इक्वल टू 0 एंड C4 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखें तो हमारे पास क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है जनाब यहां से C4 इज इक्वल टू C2 रादर। ठीक है जी। और यहां से C3 इज इक्वल टू C1 माइनस C4, और C4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, C2, सो C3 को हम लिख सकते हैं C1 माइनस C2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो ओरिजिनल ये सॉल्यूशन आए हैं, ये वाले C1 C2 वाला तो ठीक, तो C3 और C4 की जगह ये नई वैल्यू डाल दीजिए। तो क्या आएगा हमारे पास, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू C1 e रेज़ पर 2t प्लस C2 t e रेज़ पर 2t और प्लस हमारे पास आ जाएगा जी 1/4 माइनस 4 e रेज़ पर t। ठीक है। और y वुड बी इक्वल टू C3 पहले, बल्कि C1 माइनस C2 इंटू e रेज़ पर 2t प्लस C4 की जगह क्या आ जाएगा, C2 t e रेज़ पर 2t प्लस 1/4 माइनस 8 e रेज़ पर t। ये फाइनल सॉल्यूशन है जनाब हमारा, और इसी को हम अब कहते हैं जी कि ये उसके लिए सब इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट जनाब हम देखते हैं क्या हमारे पास, ये हमारे पास जी 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं। तो इसमें कहता है जी गिवन द सिस्टम दिस फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y एंड z। सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करना सिस्टम को, सिर्फ वो डिफरेंशियल डिकपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो इसमें देखें हम
तो ऑपरेटर फॉर्म में तो पहले ही लिखा हुआ है, तो पहली जो डिटर्मिनेंट है इसकी हम डिटर्मिनेंट्स लिखते हैं, वो क्या होगी? क्या है जी डिटर्मिनेंट्स? पहली डिटर्मिनेंट देखें, एक्स का कोफिशिएंट डी, वाई का 0, देन डी, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स का कोफिशिएंट 2, डी वाई का कोफिशिएंट डी स्क्वायर, और z का कोफिशिएंट क्या है? 0. दिस इज -2d, दिस इज -2, एंड दिस इज d+1. ये हमारी पहली डिटर्मिनेंट। दूसरी डिटर्मिनेंट क्या होगी? हमारे पास ये कॉलम है जी, वो तो पहले इस कॉलम की जगह ये रिप्लेस कर देंगे, टी स्क्वायर ई रेज़ पर टी 0, इसके बाद 0 डी स्क्वायर -2, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी? डी 0 d+1. तीसरी डिटर्मिनेंट क्या होगी? चलिए इधर ही लिख लेते हैं, थोड़ा सा तंग करके लिखना पड़ेगा जनाब। हमारे पास आ जाएगा जी अब d2 -2d, ठीक है जी, और ये दूसरा कॉलम, इसकी जगह टी स्क्वायर ई रेज़ पर टी 0, और तीसरा कॉलम वैसे लिख देंगे d0 d+. अब इसमें 4 डिटर्मिनेंट्स आएंगे, ये d+1 है जी, ये इधर करके लिख रहे हैं, ठीक है जी। चौथी डिटर्मिनेंट क्या होगी जी? चलें इधर मैं लिखता हूं ताकि मेरे सामने है सारा कुछ। ये होगी d2 -2d, और 0 डी स्क्वायर और -2, और तीसरे अब कॉलम की जगह ये जो फंक्शन है, ये जो कॉलम है, ये रिप्लेस करेंगे, टी स्क्वायर ई रेज़ पर टी, एंड दिस इज 0. ठीक हो गया जी। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आई है पहली, उसका नॉन जीरो होना जरूरी है, फिर ही हम आगे बात कर सकते हैं, सिस्टम बना सकते हैं। तो वो नॉन जीरो चेक करते हैं है या नहीं। तो उसमें है जी डी, और 2 और क्या है -2d, 0 है, डी स्क्वायर है और -2 है, डी है, 0 है और d+1 है। ओके, इसको हम जरा ओपन करके देखते हैं क्या होता है जी। तो आपको पता होगा कैसे आप करते हैं ओपन, कि ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इस कॉलम को छोड़ देते हैं, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, तो बाकी जो कुछ है उसे डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए, d0 -2 d+1। -0 चूंकि अगली टर्म 0, अल्टरनेट साइन आते हैं, अगली टर्म 0 है, लिहाजा ये 0 हो गया, प्लस d। अब ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, तो बाकी क्या बचा, 2d स्क्वायर -2d -2। तो ये हमारे पास आ जाता है जी d इंटू d+1 -0, ये तो 0 है, प्लस d इंटू 2 इंटू d -2 प्लस 2d स्क्वायर। हाँ जी, इसको अगर मैं करूं तो ये बनेगा d स्क्वायर की बजाय d³ प्लस d स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा जी, प्लस 2d स्क्वायर और -2 की बजाय 4d, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2d³ हो जाएगा। इसका मतलब ये बना 3d³ प्लस 3d स्क्वायर -4d। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये फाइनल फॉर्म आ गई। हाँ, ये देखें, ये d स्क्वायर है, हाँ d स्क्वायर है ना, d प्लस, अच्छा ये जरा करेक्शन करनी पड़ेगी हमें। तो ये क्या बना फिर, ये d³ हो जाएगा ना, तो ये d4 हो जाएगा, ठीक है ना, जब क्यूब, और ये d स्क्वायर होगा तो ये d³ हो जाएगा, और यहाँ पे ये मेरा हल है, ठीक है, 2d और इसके साथ स्क्वायर आ जाएगा, और फिर ये, अच्छा लेकिन अब ये 3, ये बनेगा अब हमारे पास d4,
ये दोनों ऐड होके क्या बनेंगे जी, प्लस 3d³ और ये माइनस प्लस 2d² माइनस 4d। तो ये नॉन जीरो है। ठीक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं जी कि डीकपल्ड सिस्टम बना सकते हैं। वो क्या होंगे जी, देयरफॉर द डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर अननोन्स, कौन कौन से अननोन्स हैं जी, एक्स वाई एंड जी आर। तो पहली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी, जो पहला डिटर्मिनेंट था वो हमारे पास आया जी d0d और फिर 2d² 0, फिर हमारे पास आता है जी -2d -2 और d+1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब ये दो कॉलम तो वही रहेंगे, बाद वाले पहला कॉलम जो रिप्लेस करना है हमने किससे, वो जो राइट साइड वाला कॉलम था उसकी मदद। तो वो राइट साइड वाला कॉलम क्या था जी, दैट वाज एक्चुअली t² e⁻t और 0। इसी तरह अब ये इक्वेशन, ये डिटर्मिनेंट यही होगी और यहां y आएगा, और अब क्या होगा, ये कॉलम दूसरे कॉलम की जगह चला जाएगा, ये आएगा d2 - 2d एंड दिस वुड बी t² e⁻t एंड 0, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा d0 d+1। और फिर z के लिए क्या होगा, यही डिटर्मिनेंट लेफ्ट साइड पे इधर z और इधर राइट साइड पे क्या होगा, दिस वुड बी d2 - 2d, दिस वुड बी d बल्कि रादर d0 d² -2 सेकंड कॉलम, एंड थर्ड कॉलम की जगह अब ये जो है रिप्लेस होगा कॉलम हमारा t² e⁻t एंड दिस इज 0। तो ये डीकपल्ड तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई। ऐसे तो इनको सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन यकीनन इनको सॉल्व करना लेंथी प्रोसेस है, चूंकि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं और इनका हायर ऑर्डर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्व करना यकीनन मुश्किल काम होता है। ठीक है जी। तो इसके बाद जनाब आपके लिए ये कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट मेथड इजी है, जल्दी हो जाता है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये कुछ फर्दर एग्जांपल्स हैं, तो उम्मीद है आज का मेथड आपको समझ आया होगा और पहले वाले मेथड से आसान लगा होगा। तो आज के लेक्चर में हमने जनाब क्या किया, हमने सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंटिन्यू रखा। पिछले लेक्चर में हमने यही सिस्टम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीखा। आज के लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट यूज करके सॉल्व करना सीखा। फिर हमने उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनको देखा कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर। उन स्टेप्स को जो है करने के बाद हमने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व की। आपके लिए मैंने एक एग्जांपल भी सॉल्व की, पूरी एग्जांपल सॉल्व की। तो अब इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगले लेक्चर में इसी टॉपिक पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन पे दोबारा बात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।